Good morning, students. Now we start our today's class in subject of political science. And as you know, we learn the chapter "The Crisis of Democratic Order." In this chapter, we look about the Indira Gandhi's history in regarding the emergency period, and know about another leaders, especially Jayaprakash Narayan, and lots of socialist leader also. So our today's topic is conflict with judiciary. In this topic, we look about why Indira Gandhi spread the emergency in all over country, and why Indira Gandhi's elections cancelled by High Court of Allahabad, and who is Raj Narayan also, who is claimed to the Indira Gandhi elections are injustible. So we start our today's topic. Students, as you know, in previous classes we learned about, you remember that the discussion about the long drawn conflict between the parliament and judiciary, and that is the conflict point. First, the constitutional issue has emerged, can you parliament abridge fundamental rights, यानी कि क्या जो पार्लियामेंट है फंडामेंटल राइट्स में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है, उसको बदल सकती है, उसको रोक सकती है। और ये जो एक अधिकार को लेकर के जो समस्या पैदा हुई थी, क्रिएट हुई थी, वो अधिकार, ये जो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स थे कि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो तीन बॉडीज़ में सिमिलर बटे हुए हैं और तीनों बॉडी एक दूसरे को ओवरव्यू नहीं करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट रहा, सर्वोच्च न्यायालय रहा, उसे ये लगा कि ये कहीं ओवरलैपिंग है हमारे राइट्स का, और उसका इशू ये था कि जो संविधान को संशोधित करके आप फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और उसके बाद एक और समस्या ये थी कि संविधान में जब भी संशोधन अगर संसद करे तो इस प्रकार के संशोधन नहीं करेगी कि अधिकारों में कटौती हो जाए, किसी भी बॉडी के, किसी भी जो फंडामेंटल्स बॉडी बनी हुई है, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनके अधिकारों में कटौती हो जाए, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी या लेजिस्लेटिव। तो एक तरीके से ओवरलैपिंग ना हो इन सारे तीनों जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें। इसको लेकर के सरकार का विवाद चलता रहा और सरकार ने अपनी शक्ति को दिखाया इसमें। उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए वो ऐसे फैसले ले सकती है, वो फंडामेंटल राइट्स को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर सकती है, उसमें काट छाट कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, इसको डिसमिस कर दिया, जिससे सरकार और सुप्रीम कोर्ट के संबंधों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और इसी मसले को लेकर के केशवानंद भारती का केस भी हुआ था, इन्हीं इश्यूज़ को लेकर के। तो 73 में जब केशवानंद भारती के फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का पोस्ट था वो खाली हुआ 73 में। और आप देखिए कि उस समय ये सिस्टम था कि जो सबसे सीनियर जज होगा उसे ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। वो सिस्टम तो आज भी है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया कि बैक टू बैक 3 सीनियर जजों को डिनाई करते हुए उन्होंने ए एन रे को चीफ जस्टिस बनाया। और जो सीनियर जज को उन्होंने डिनाई किया था, जिन सीनियर जजों को उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से रोका, वो सीनियर जज प्रीवियस फैसलों में इंदिरा गांधी के अपोजिट फैसला दिया था। तो ये भी देखा जा रहा था कि इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल मसलों को लेकर के चीफ जस्टिस को उन जजों को चीफ जस्टिस बनने से रोका या नहीं बनने दिया। और जो एन रे थे वो काफ़ी हद तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाते थे। तो इस प्रकार से ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था, करप्ट लेजिस्लेचर, ऑप्रेस जुडिशरी, यानी कि भ्रष्ट लेजिस्लेचर था और जुडिशरी को ऑप्रेस दबाने का प्रयास किया जा रहा था।
अब देखिए आपातकाल के बारे में बात करते हैं। इसी समय कुछ ऐसा हो गया, समय था 12 जून 1975 और जो इलेक्शंस हुए थे 1971 में, उसको लेकर के सोशलिस्ट लीडर राजनारायण, उन्होंने एक अपील PIL या क्या अपील कर सकते दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा है 1971 का, वो चुनाव उनका सही चुनाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया है, गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उसका इस्तेमाल करके वो इस चुनाव में जीती हैं। और उसी समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे जगन मोहन लाल सिन्हा, उन्होंने फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी के चुनाव को डिसमिस कर दिया कि ये चुनाव वैधानिक नहीं है। तो लीगल तौर पे उस समय इंदिरा गांधी सांसद नहीं रह सकती, और क्योंकि उन्होंने चुनाव में धांधली की है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। और उसके बाद ये हुआ कि 6 महीने के अंदर इंदिरा गांधी कहीं और से लोकसभा या राज्यसभा से चुनाव जीते और पहुँचे। तो ये एक प्रावधान हुआ, ये एक चेंजिंग हुई और इंदिरा गांधी एक, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थगन आदेश दिया कि आदेश पे रोक लगाया और ये कहा कि ठीक है, इंदिरा गांधी 6 महीने बाद चुनाव में जाएं और लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लें, लेकिन उस दरमियान वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। तो इस प्रकार से 24 जून को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। अब सरकार के सामने बड़ा संकट क्रिएट हो गया, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि अब ये फैसला एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मूव हो गया। विपक्ष को मौका मिल गया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का। दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में, चूँकि जयप्रकाश नारायण उस समय भी एक आंदोलन चला रहे थे, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रही थी, हम लोगों ने पीछे बात की थी इसकी। तो रामलीला मैदान में उन्होंने एक सम्मेलन किया और आह्वान किया कि इंदिरा गांधी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात थी उसमें कि पूरा देश उसमें एक तरीके से रुक जाने वाली स्थिति आ गई थी कि इंदिरा, उस समय जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जितने भी पुलिस हैं या मिलिट्री हैं या जो भी रेलवे वर्कर्स हैं या जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो इंदिरा गांधी के आदेशों को न माने, जो गैर संवैधानिक है, क्योंकि वो को लीगल तौर पे तो वो प्रधानमंत्री हैं नहीं। तो एक अफरा तफरी का माहौल देश में क्रिएट होना शुरू हो गया, संकट की स्थिति आ गई, सारे विपक्ष के नेता एकजुट हो गए। और इसी समय इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के दिन इमरजेंसी लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि देश के अंदर गड़बड़ी होने की आशंका है और देश को अस्थायी रूप से हम चला नहीं सकते, इसके लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को हम सस्पेंड करते हैं और देश में आर्टिकल 352 को लॉन्च करते हैं। इसके अंतर्गत हम इमरजेंसी लागू करते हैं, आपातकाल लागू करते हैं। और ये आपातकाल लागू होने के तुरंत बाद जो प्रेस थे, उस समय अखबार थे, मीडिया तो जिस तरीके से आज मीडिया है उस तरीके से मीडिया उस समय नहीं थी, और आपातकाल की वजह से प्रेस के लाइन काट दिए गए और उन्हें सेंसर कर दिया गया। उनको बोला गया कि आप तब तक कुछ नहीं, जो भी आप छापेंगे पहले हमसे चेक कराएंगे फिर छापेंगे। इसे सेंसरशिप का नाम दिया गया। और सारे जो बड़े लीडर्स थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, रातों रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून दूसरे दिन मंत्रिमंडल को यह बात इन्फॉर्म की गई, यानी कि मंत्रिमंडल को भी भरोसे में नहीं लिया था इंदिरा गांधी ने। और इस तरीके से आपातकाल देश में लॉन्च हुआ। अब किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं था, तीनों जो इंस्टीट्यूशंस थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, क्योंकि आपातकाल में सारी की सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। और फरुखुद्दीन अली अहमद जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस पर साइन कर दिया था। और इस पूरे आपातकाल के दौरान आप देखिए तो सारे विपक्ष के लीडर्स को नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, बहुतों को जेल में डाल दिया गया। और बहुत प्रेस सेंसरशिप काफ़ी कड़ाई से लागू की गई। और उसके साथ साथ सोशल कम्युनल वायलेंस ना हो,
इसके लिए आरएसएस और जमाते इस्लाम इन संगठनों पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन लगा दिया गया। और दूसरी बात कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो सस्पेंड हो गया था, तो कोई फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कोर्ट के दरवाजे पे भी नहीं जा सकता था, हैबियस कॉर्पस का भी यूज़ नहीं किया जा सकता था। सरकार इस एवज पे लोगों को पकड़ सकती थी कि अपराध कर रहे हैं तभी नहीं, बल्कि अगर सरकार को अंदेशा भी हो जाए कि सामने वाला कोई अपराध करने को कर सकता है तो इस आधार पे भी गिरफ्तारी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट वगैरह चाहे कोई भी कोर्ट हो वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने एक प्रावधान निकाला था कि अगर आपको पकड़ा जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पे आपको पेश करना होगा कोर्ट में 24 घंटे के अंदर। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस फैसले को पलट देता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि किस प्रकार बड़ा अफरा तफरी का माहौल आपातकाल के पहले हुआ और उस अफरा तफरी के माहौल को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लॉन्च किया और चीज़ें और बिगड़ती चली गई। हालांकि थोड़ी समय के लिए शांति हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट जैसे जो बड़े पेपर्स थे वो आपातकाल के सामने खड़े हुए, वो इंदिरा गांधी की बात को डिनाई किए और जहाँ पे सेंसर था उस पेज को ब्लैंक छापा। बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स थे जैसे सेमिनार और मेन स्ट्रीम मैगजीन्स जो थी वो सरकार के सामने घुटने टेकने के बजाय अपना एक तरीके से फंक्शन ही बंद कर दिया, पब्लिशिंग ही बंद कर दी। और कुछ बड़े नाम थे जैसे पद्म भूषण लेखक थे, कन्नड़ लेखक थे शिवराम कारंत, और पद्मश्री से सम्मानित फणीश्वरनाथ रेणु, इन लोगों ने अपने अवार्ड्स को लौटाया। हालांकि ऐसे बहुत कम ही लोग थे जो इस तरीके से खड़ा हो पाए इंदिरा गांधी के सामने, बाकी सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से। और सबसे बड़ा नाम तो बाला साहब ठाकरे का था जिन्होंने आपातकाल को सही ठहराया था और इंदिरा गांधी की तारीफ़ की थी। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। इंदिरा गांधी ने इसमें अमेंडमेंट भी लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लेकर के आए। 42 अमेंडमेंट जो 42वां संशोधन था जिसके बाद ये हुआ था कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, लोकसभा कार्यकाल है, वो 5 साल से बढ़ा करके 6 साल किया जा सकता है। यानी कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो 76 में ना होकर के 78 में हो, ताकि इंदिरा गांधी को टर्म मिल जाए चीज़ों को ठीक करने के लिए। और ये अमेंडमेंट जो हुआ था, यानी कि आपातकाल के में चीज़ें जो हो रही थी, इंदिरा गांधी का प्रयोजन था कि वो चीज़ें सिर्फ आपातकाल तक ही ना रहे बल्कि आगे तक भी चेंजेस आगे तक वो चेंजेस रहे, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। तो इस प्रकार आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेस इसके काफ़ी बड़े थे। बहुत अफरा तफरी भरा माहौल था देश में।